बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे साथ मेहमान हैं साबिक कोच, साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर। तीनों उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। मेरी मुराद साबिक कप्तान मिसबाह उल हक से है, जो इन दिनों चिल्ड्रन हॉस्पिटल के लिए, बच्चों के लिए एक दिल का अस्पताल भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे इस अस्पताल के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे। जी मिसबाह, सबसे पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है जी, काम बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से चल रहा है और ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। तो लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन PCHF के नाम से ये हमारी फाउंडेशन है, जो कि जो बच्चे दिल के मर्ज़ के साथ पैदा होते हैं उनका इलाज करवाती है, उनके ऑपरेशंस करवाती है। तो तकरीबन हर साल पाकिस्तान में 60,000 बच्चे पैदा होते हैं इस मर्ज़ के साथ, और 20,000 को पहले साल में इमीडिएटली सर्जरी की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। पाकिस्तान में सिर्फ 4,000 ऑपरेशन हो सकते हैं पूरे साल में, जितना भी हम खींच लें काम को। बड़े लिमिटेड से रिसोर्सेज हैं हमारे पास। आज तक हमने 4,000 बच्चों के ऑपरेशन करवाए हैं। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने फ़ंड किया उनको। पर जो मेन हमारा गोल था वो हॉस्पिटल की तकमील थी। पहला बच्चों के हार्ट का हॉस्पिटल, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट होगा, न सिर्फ हॉस्पिटल होगा बल्कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने लैंड दी थी, 2 साल हुए, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई। अब ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। OPD के लिए अब ग्राउंड फ्लोर ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, उसकी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग हो रही है और 80 करोड़ तकरीबन लग चुका है इस पर। और बहुत पैसे चाहिए, तकरीबन 4 करोड़ 4 अरब से भी ऊपर चला गया ये प्रोजेक्ट। बट होपफुली इंशाल्लाह इस हवाले से पाकिस्तान से भी लोग बड़ी हेल्प करते हैं, और स्पेशली पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन नॉर्थ अमेरिका PCHFN ने बड़ी सपोर्ट करता है। अमेरिका से अच्छी खासी फंडिंग जो भी आती है, तकरीबन मिलियन या 1.5 मिलियन हर साल, वो वहाँ से आती है। उस हवाले से 3 टूर्स होते हैं क्वार्टरली अमेरिका के। अभी मैंने इस कैंप के बाद जाना है वहाँ पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इसको अगले 1.5 साल में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट स्टेजेस पे। और कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा जो पाकिस्तान में इस मर्ज़ के साथ पैदा होता है वो अनट्रीटेड ना रहे। उसका हक है कि उसका ऑपरेशन हो, उसका इलाज हो, ताकि फैमिलीज़ को इस मुश्किल से निकाला जाए। बच्चों के दिल के अस्पताल के लिए साथी क्रिकेटर्स आपके साथ कितना ताउन कर रहे हैं फंड रेजिंग के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं, जिसमें वसीम भाई, वकार भाई, मुश्ताक भाई है, अभी करंट जो लॉर्ड जो मेरे साथ खेले हैं उसमें सईद अजमल है, हफीज़ है, अज़हर अली है, जितने भी हैं, वहाब रियाज है। करंट टीम में बाबर आज़म है, शाहीन है, रिजवान है, पूरी टीम। ये एक तो हर हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करती है। जब भी कोई ट्वीट सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुँचानी हो उसमें हेल्प करते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनके स्वीनियर्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, इवन वर्ल्ड कप की शर्ट्स थी साइंड बाय द होल टीम, वो बड़ा काम करती हैं। लोग बड़े शौक़ से वो लेते हैं। ऑक्शन होती है जब, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है बच्चों के लिए इस डोनेशन के इकट्ठे होने में। तो दे आर ऑलवेज देयर। टाइम कम होता है उनके पास, बट जब भी उनको मैंने कहा है तो माशाल्लाह उन्होंने हमेशा हेल्प की है। मिसबाह, आप अमेरिका भी जा रहे हैं इस फंड रेजिंग के हवाले से। कुछ आपके वहाँ पर मैचेस वगैरह भी सुना है 2009 की जो वर्ल्ड कप की हमारी टीम फाते थी, उसके एजाज़ में भी कुछ वहाँ पे तकरीबात हैं, थोड़ी सी उसकी तफसील बताएंगे हमें? जी ये एक, क्योंकि 2009 का वर्ल्ड कप हम जीते हैं, तो एक तो हमें टाइम उस टाइम बिल्कुल नहीं मिला। हम अगले ही दिन अगली सीरीज़ के लिए चले गए और फिर वो सारा कुछ जो है ना वो पीछे चला गया। वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन का कोई टाइम नहीं मिला, टीम इकट्ठी नहीं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, MX वाले वहाँ पे कर रहे हैं इसको। तो मेनली जो प्लेयर 7-8 प्लेयर्स इसमें जा रहे हैं जो अवेलेबल थे, और एक अच्छी चीज़ है कि इसकी सेलिब्रेशन हो रही है। जीत का सफ़र, डिफरेंट सिटीज़ में मीट एंड ग्रीट होगा, लोगों से सवाल जवाब होंगे, और एक इस वर्ल्ड कप को दोबारा से, जिस तरह आप कहते हैं ना कि उसको चेरिश करना, तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। लोग भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और दोबारा हमें इकट्ठे होने का टाइम मिलेगा। मिसबाह, PCB में दोबारा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, नए चेहरे आ गए हैं, चेयरमैन भी नए आए हैं, तो क्या दोबारा से कोई ऑफ़र हुई अभी तक आपको दोबारा किसी रोल के लिए PCB हुकाम की जानिब से, और क्या आपका इरादा भी है करने का उसको?
जब अभी हुई थी, जब ज़का अशरफ साहब आए थे, जब हफीज़ आया उस टाइम पे था इनका कि मैं क्रिकेट कमेटी में आया था एडवाइजरी में उसमें। बट ज़ाहिर है जी मैं क्योंकि बहुत थोड़ा अरसा ही हुआ था मुझे छोड़े ही, और मेरी और कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। ऑलरेडी मेरे साइन कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ टीवी के साथ थे, कुछ खेलने के हवाले से थे, कुछ कोचिंग के हवाले से। और पाकिस्तान टीम के साथ जब इंगेज होता तो आपको फुली सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती। तो इस वजह से मैं पार्शियली बस एक एडवाइजरी रोल में आया था और वैसे नहीं आ सका। और उसके बाद अब फिर सडनली चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो यही जो एक वजह है, इसी वजह से मेरे ख्याल में ना तो कोई फॉरेन क्रिकेटर इंगेज होना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और ना ही कोई लोकल क्रिकेटर इंगेज हो, क्योंकि आप यूं हर टाइम रहें तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती उसमें, कि आपको कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है, आप कैसे कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेंगे। तो यही एक वजह है जिस वजह से मैं अभी तक तो जो है ना थोड़ा सा इस हवाले से रिलक्टेंट हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप आके कुछ चेंज नहीं कर सकते। मिसबा, अक्सर एक डिबेट होती है कि जो भी चेयरमैन आता है वो कुछ गैर मुल्की कोचेज़ को पसंद करते हैं, कुछ मुल्की कोचेज़ को पसंद करते हैं। अभी तक आखिर ये मामला जो है हल क्यों नहीं हो पाया कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए मुल्की कोचेज़ अच्छे हैं या गैर मुल्की कोचेज़ ही हमारे क्रिकेट टीम को ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक पाकिस्तान में अजीब सी बात है जो कि असल में रियलिटी फैक्ट्स को या ज़रूरत पाकिस्तान को किस चीज़ उसको सोचे समझे बगैर हम जो है सिर्फ एक परसेप्शन जो होती है या एक कोई जिसको कहते हैं कि ओपिनियन बिल्ड हुई है तो लोग उसको चेंज करने के लिए हम करते हैं। अच्छा, एक बारी फॉरेन कोचेस की लग गई है ना तो आप लोकल कोचेस ले आओ। अच्छा, उस पर बॉल ले दे हो गई 19-20 थोड़ी सी परफॉर्मेंस, भाई टीमों की होती है परफॉर्मेंस, टीमें जीतती हैं भी हारती हैं। उसके लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा किसी को आपने उतारना है या चढ़ाना है कि हाँ मुझे आप साइड पे करना है, फेस सेविंग करनी है। आपने सोचना है ठीक क्या चीज़ है। हारने का ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ गलत है तो कप्तान बदल दो या कोच बदल दो या कोचिंग स्टाफ बदल दो, ऐसे नहीं होता। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। आपने देखना क्या है कि कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने, कौन सी चीज़ कंटिन्यू करनी है, किसको बेहतर करना। तो ये तो पाकिस्तान में तो सिंपली है कि अब वो जी लोग पीछे पड़ गए, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, फ़ौरन कोच इसको लोगों को डाइवर्ट करने के लिए माइंड अब जो है ना लोकल कोच ले। अब लोकल कोच इस पर परफॉर्मेंस 19-20 हो गए, हटा के फेस सेविंग करने के लिए लो जी फॉरेन कोच। तो ये फॉर द सेक ऑफ चेंजेस है, इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस बार चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब एक नया तजर्बा करने जा रहे हैं रेड और वाइट बॉल टीमों के लिए अलग कोचेज़ का। आपके ख्याल में ये जो नया तजर्बा होगा किस हद तक मुफीद साबित हो सकता है हमारे लिए? कोई मजायका नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आप थोड़ा सा एक तो लोड हटाते हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं, थोड़ा सा आप चाहते हैं कि फोकस कर सके कोचेस, फ्रेश आएँ वो, ये नहीं कि लंबे लंबे टूर और एक ही चीज़ पे आप 2020 खेल रहे हैं, फिर वनडे खेल रहे, सडनली आप रेड बॉल की तरफ जा रहे हैं। तो एक थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ आप एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं कि रेड बॉल के बारे में सोच रहा है, वाइट बॉल के बारे में सोच रहा है, प्रेशर भी कम होता है। तो कोई इतना इसमें मसला नहीं है, बट सही बंदे होने चाहिए, सही आपकी चॉइसेस हो, जिनको वाकई उस फॉर्मेट के हवाले से आप समझते हो कि दे कैन जस्ट मेक अ चेंज और क्रिएट अ चेंज इन द होल टीम एनवायरनमेंट। गैरी क्रिस्टन का नाम लिया जा रहा है कि वो वाइट बॉल टीम के कोच होंगे, जबकि जो जैसन गिलेस्पी हैं वो रेड बॉल टीम का नाम लिया जा रहा है। आप इनके साथ खेले भी हैं, तो कैसा इनको बतौर प्लेयर आपने पाया और आपके ख्याल में ये दो तजर्बा होगा, इससे कितना ये दोनों पाकिस्तान टीम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? आई थिंक दोनों बड़े, एक तो एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, हर किस्म के फॉर्मेट के प्लेयर रहे हैं और बड़े परफॉर्मर रहे हैं, टॉप की टीमों के प्लेयर थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर, सारी चीज़ों का उनको पता है। मुझे जैसन गिलेस्पी का नहीं आइडिया कि रेड बॉल में वो किसी टीम, क्योंकि एडलेट स्ट्राइकर्स के साथ है, T20 में तो इन्वॉल्व है, और रेड बॉल में वैसे ज़ाहिर है टेस्ट के वो बड़े अच्छे बॉलर भी थे। तो होपफुली अच्छी चॉइसेस हों, बेस्ट विशेस उनको। गैरी क्रिस्टन सबको पता है, वो एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, वो बड़ी अचीवमेंट्स हैं एज ए क्रिकेटर भी उनकी, फिर एज ए कोच भी इंडिया के साथ बड़ा ऑनर, ज़बरदस्त टेन्योर अपना गुजारा। तो आई थिंक होप फॉर द बेस्ट
कि वो आएँ और एक उनको सपोर्ट भी किया जाए, एक उनको काम करने भी दिया जाए यहाँ पे राइट वे में, ताकि वो कोई चेंज जो है वो ला सकें। मिसबा, जब आप खेलते थे काकुल में, आपने भी फिटनेस कैंप वहाँ पे अटेंड किए। आपके दौर में जब आप जिम्मेदारियाँ आपको मिली तो आपने पाकिस्तान टीम में फिटनेस का कल्चर जो इंट्रोड्यूस करवाया, यूजो टेस्ट के हवाले से, दूसरे जो टेस्ट आपने लोगों ने लिए उससे फिटनेस का म्यार भी बेहतर हुआ। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, और ख़ास तौर पर जब से बाबर आज़म को कप्तानी मिली उन्होंने इस जानब तवज्जो देना थोड़ा कम कर दी है। तो समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम को दोबारा इस जानब जाना पड़ेगा फिटनेस को बेहतर करने के लिए। देखिए, ये मोर सॉर्ट ऑफ बूट कैंप होता है। इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि एक तो इकट्ठे रहते हैं बिल्कुल। यहाँ पे जब कैंप लगते हैं तो आप घर चले जाते हैं या होटल में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी वो बॉन्ड उस तरह नहीं रहता। जब इस ऐसे कैंप में आप जाते हैं तो आप 2 वीक के लिए हर टाइम इकट्ठे हैं, आप नाश्ते पे इकट्ठे हैं, आप खाने पे इकट्ठे हैं, आप कमरों में वो भी एक वहीं पे क्लोज एनवायरनमेंट में वहीं पे आप इंजॉय भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक टीम बाउंडिंग अच्छी होती है। दूसरा, थोड़ा सा वो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, चैलेंजिंग होती हैं, डिफरेंट टास्क होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और टीम बॉन्डिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ये वाली। जहाँ तक फिटनेस की बात है, मेरे ख्याल में आप कोई भी चीज़ अपने कंफर्ट जोन में रह के एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकते। तो ये हमें समझना पड़ेगा हमारी टीम को। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, जैसे पीछे किया टीम ने कि ठीक है हम अपनी मर्ज़ी से ट्रेनिंग करेंगे, हम बस ग्राउंड में परफॉर्मेंस, तो सब ने देखा कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस ख़राब हुई, प्लेयर्स की जो फिटनेस लेवल है वो डाउन हुए। विराट कोहली बार बार इस पर बात करता है, इसकी एग्जांपल देता है कि भाई जितनी आपकी फ़िटनेस होगी उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस इज़ नॉट अबाउट फिजिक। ये बॉडी की बात नहीं है, ये माइंड की बात है। जितने मेंटली आप फिट होंगे, वो जो आखिरी पुश है जब मैच फंसा हुआ होगा, जो आखिरी पुश एज अ फील्डर, एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन है, वो आप तब लगा सकते हैं जो विराट कोहली लगाता है कि जब आप दूसरों से कम 30-40% ज़्यादा फिट हैं। तो इसके लिए हमें आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन जाना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और ये नहीं कि सिर्फ फिटनेस टेस्ट के लिए फिट होना है, हमें इतना फिट होना चाहिए कि फिटनेस टेस्ट हमारे लिए नॉर्मल एक वार्म अप हो, कि जब मर्जी लेना है। 2016 में हम ऐसे हो गए थे, हम मैच से पहले हमारे फिटनेस टेस्ट हो जाते थे, 2 किलोमीटर यो वो सिर्फ हमारा वार्म अप ही होता था, और उसके बाद हम पूरा मैच खेल रहे होते थे। तो आपने भी अभी मिसाल दी विराट कोहली की फिटनेस के हवाले से, आपने किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी में ऐसा देखा है जो एक कल्चर फिटनेस के हवाले से विराट कोहली का पाया जाता है, जो उन्होंने चीज़ें वो करते हैं? क्या कोई पाकिस्तानी भी ऐसा है जो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है फिटनेस के हवाले से? जी बिल्कुल था उस टाइम पे। बाबर आई थिंक और ये रिजवान, शाहीन, ये लीड करते थे इस चीज़ को, इवन शादाब। और मेरे ख्याल में यही वो चीज़ें थी इनकी कि जिसकी वजह से ये हम वो कप्तान सिर्फ नहीं, हम जब टीम में लीडर्स की बात करते हैं, इवन अजहर अली था, दे वर एट द टॉप उस टाइम पे। वो ये सारी फिटनेस टेस्टों में सबसे आगे होते थे, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद। तो ये कल्चर आपको डेवलप करना और इन सीनियर्स को फिर से एग्जांपल सेट करनी है। जब जैसे हम लोग होते थे, मैं और यूनुस खान, हर ट्रेनिंग में ये फिटनेस टेस्ट पे सबसे आगे इसलिए होते थे, चाहे हमारी हालत जैसी भी होती थी, या इमरान भाई ये एग्जांपल सेट करते थे, वसीम भाई करते थे कि भाई हम करेंगे तो दूसरों को कोई जवाब नहीं, सबने करना है फिर पुश। तो आप एक एग्जांपल सेट करते हैं और इन सारे सीनियर्स को ये एग्जांपल सेट करनी पड़ेगी, तभी टीम में बेहतरी आए। इस बार आपने भी कप्तानी की कामयाब कप्तान रहे पाकिस्तान के, बाबर आज़म को दोबारा कप्तानी दी गई है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप उनको क्या तजावीज़ देंगे जिससे पाकिस्तान टीम का जो एक परफॉर्मेंस का मेयार है वो खासा बेहतर हो पाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो कप्तानी, तो आप एक्सपीरियंस के साथ आपकी बेहतर होती है, उसमें तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा है। टैक्टिकली उसको और स्ट्रॉन्ग होना है, जो मिस्टेक्स हमें पीछे कुछ नज़र आए टैक्टिकली उसको बेहतर करना है। एक चीज़ अच्छी थी बाबर ने कि जो टीम को एक थोड़ा सा, जिसमें टीम में एक जिसको कहते हैं इकट्ठे हो के परफॉर्मेंस एक शुरू हुई थी वर्ल्ड कप से, बड़ा ज़बरदस्त 2 T20 वर्ल्ड कप में, वो अच्छी चीज़ थी। प्लेयरों को उसने बैक किया, पर तो कोशिश करना है कि प्लेयर्स को राइट रीजंस की वजह से बैक करना है, रॉन्ग रीजंस में बैक नहीं करना। ये एक चीज़ सीखनी है बाबर को। और दूसरा, टैक्टिकली बेहतर होना है एज ए कैप्टन। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जांपल सेट करनी है।
ये जो आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, आपकी फिटनेस, हर चीज़ में आपने एग्जांपल सेट करके कहना है, लोगों को पुश करना है कि सब ने इस चीज़ को करना। ये जब आप करेंगे तो मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी। एक दोबारा डिबेट शुरू हो जाती है जब भी कोचेज़ वगैरह का आते हैं, तो टेस्ट टीम के लिए अलग हमारी टीम होनी चाहिए, वाइट बॉल टीम के लिए अलग होनी चाहिए। हमारे लड़कों में इतनी अहलियत है कि वो अलग अलग टीमें बनाई जा सकें, और ये जो आइडिया अगर है, इसको किस हद तक ये कामयाब हो सकता है? अलग टीम तो किसी भी जगह पे नहीं बनती, क्योंकि जब आपका वाइट बॉल का फॉर्मेट, वनडे का फॉर्मेट है, उसमें मोस्टली लॉन्गर वर्जन के प्लेयर होते हैं आपके, और दुनिया में बड़ी बातें होती हैं। T20 के स्पेशलिस्ट बहुत थोड़े हैं। अगर आप देखें तो T20 की भी टॉप प्लेयर्स वही हैं जो आपके वनडे और टेस्ट के प्लेयर हैं, वही डोमिनेट कर रहे हैं। बाबर आजम, विराट कोहली, रिजवान, जो हर फॉर्मेट में अच्छा खेल रहे हैं, वही T20 भी डोमिनेट कर रहे हैं, कंसिस्टेंट भी हैं और इम्पैक्ट भी उनका ज़्यादा है। इसी तरह बॉलिंग में भी देख लें, जो आपके लॉन्गर वर्जन के अच्छे बॉलर हैं वही आपके T20। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ T20 के बॉलर हैं या T20 के बैट्समैन हैं। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर ऑलराउंड अच्छा क्रिकेटर आपने बनना है तो आपको ये तीनों फॉर्मेट अच्छे खेलने हैं। तो आपके प्लेयर छोटे फॉर्मेट में बहुत कम होंगे, 2-3 मैक्सिमम होंगे या 4 हो जाएंगे T20 में जो आएंगे, वरना इंडिया की देख लेंगे, वनडे में बॉलिंग अटैक वही है जो टेस्ट का बॉलिंग अटैक, और ऑलमोस्ट बैटिंग लाइनअप भी वही है। तो अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, मोस्टली बहुत कम उसमें चेंजेस हैं। तो अलग बनाने का मकसद ये है कि 3 या 4 लड़के आपकी चेंज हो गए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो। मिसबा न्यूजीलैंड की टीम आई है, वो उनके 12-13 जो अहम प्लेयर्स हैं वो तो यहाँ पर आए नहीं है, जब इसके मुकाबले हमारी टीम जब भी वहाँ पे जाती है तो हमारा पूरा स्क्वाड वहाँ पे जाता है। तो ये तो पहली तजवीज़ तो ये थी कि इसको टूर होने ही नहीं चाहिए। अगर होने चाहिए तो फिर एक पूरी टीम आनी चाहिए थी उनकी भी। इससे यकीनी तौर पर फैंस भी मायूस होते हैं जब वो खेलने मैच देखने के लिए आते हैं कि वहाँ पर तो वो खिलाड़ी ही नहीं जिनको वो देखने के लिए यहाँ पर ग्राउंड में आए हुए हैं। लेकिन बात ये तो टूर अरेंज करते हो पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। IPL के दौरान किसी भी टीम से आप खेलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उस टाइम आप जो T20 सीरीज़ या वनडे सीरीज़ रख लेंगे तो दुनिया में किसी के भी प्लेयर नहीं आएंगे। साउथ अफ्रीका के प्लेयर होम सीरीज़ छोड़ के चले गए थे, क्योंकि ये तो हमें अब इस चीज़ को तस्लीम करना पड़ेगा, या तो हम उस टाइम पे सीरीज़ ना खेलें, या फिर जैसे उनकी टीम आई है तो फिर हम भी वैसे ही सोचें कि हमारा जो प्लेयर्स, जो हमारे स्पॉट्स ऐसे हैं जो हमें वर्ल्ड कप में अभी हमने सोचना है कि हम प्लेयर कौन से जो पक्के स्पॉट्स हैं उनका हमें पता है। जहाँ पे हमें पता है कि हमें रिप्लेसमेंट्स चाहिए या हम प्लेयर हमने ट्राई करना है, हम इस सीरीज़ को भी फिर उसी तरह देखें कि नियाजी को अगर खिलाना है नंबर 5-6 पे हमें बंदा चाहिए तो फिर उसको हम खिलाएं ये सीरीज़। अगर आज़म खान को हमें 5 पे चाहिए, आज़म खान को फिर खिलाएं। इसी तरह अगर किसी और को हमने बॉलिंग में मौका देना है कि जिसको हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, पक्का बॉलर एक अगर है वो है, हमें पता है, तो हम उनका डिसीजन इस सीरीज़ में पूरा चांस दे के कर लें। हम इस चीज़ से ना डरें कि ये सीरीज़ 19-20 ना हो जाए। ठीक है, जो भी टीम को खिलाएं वो टेस्ट करके उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करें ताकि हमें कोई फ़ायदा हो। अगर हम वर्ल्ड कप की पूरी जो हमारी स्क्वाड हमने जो मेन मैचेस में वही हम खिलाएंगे और दूसरे लड़कों को यहाँ मौका नहीं मिलेगा तो फिर जीतने या हारने दोनों सूरतों में हमें कोई उससे फ़ायदा नहीं होगा। इस बार आखिरी सवाल के जब आप लोग हेड कोचेस थे, वकार यूनुस के साथ आप टीम को संभाल रहे थे, तो उस वक्त मोहम्मद आम्बर का ये बयान सामने आया था कि जब तक वकार और मिसबा टीम के साथ हैं मैं पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेलूँगा। अब उनका दोबारा कमबैक हुआ है। कि आप समझते हैं कि ये जो सिर्फ अना का मसला था मोहम्मद आम्बर का, 4 साल उन्होंने ज़ाया की, अपने भी की और पाकिस्तान टीम को भी फ़ायदा पहुंचा सकते थे, और अब जो सूरत हाल में उनका कमबैक हुआ है, इमाद वसीम भी वापस आए हैं, तो इसको अब कैसे देखते हैं आप? आई थिंक सो बड़ी मतलब है कि एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि सबको पता है कि आमिर अभी तक वो जिस तरह की बॉलिंग कर सकता है, बड़ा अभी भी वो स्किलफुल बॉलर है और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में वो अच्छा कर सकता है परफॉर्म। जो हो गया। आई थिंक अब फोकस करे, जो क्रिकेट आ रही है इट डजेंट मैटर। मेरे ख्याल में जो पास हो गया, ईगो सारा कुछ ख़त्म होना चाहिए। मैं वर्ल्ड कप से पहले भी ये बात कर रहा था कि अगर इमाद वसीम और आमिर पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सकते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि हमारी ज़रूरत है, तो हमें ज़रूर उनको कंसिडर करना चाहिए। आई थिंक दे शुड गिव देयर 100%।
पूरी एफर्ट करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताते हैं तो इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। जो पीछे ज़ाया हो गया, गुजर गया, ओके फ़ाइन, वो तो गया, कोई बात नहीं, बट स्टिल आई थिंक अभी भी इनके पास अच्छा मौका और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा चांस है कि इस वर्ल्ड कप में ये लोग अच्छा करें और हम वर्ल्ड कप जीतें। जी मिसबा भाई, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ये थे मिसबा उल हक, इनका ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम को मुतहद होकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। माजी में जो कुछ हुआ उसको भूल कर नए सिरे से पाकिस्तान टीम को बुलंदी की तरफ गामजन करना होगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।